दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे जो बताने जा रही हूँ वो जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जिस तरह से मोबाइल अपडेट हो रही है, हमारी प्रकृति अपडेट हो रही है, उसी तरह से एग्जामिनर के प्रश्न पूछने का तरीका भी अपडेट होता जा रहा है। इस वीडियो में हम उन्हीं नए तरीकों को जानेंगे। हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर अपना प्रश्न पूछने का तरीका बदलेगा तो किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं बदलेगा। वो सभी एग्ज़ामों के लिए अपना वही तरीका अपनाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अब कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन नहीं चेंज हो रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि एग्जामिनर आपके माइंड से किस तरह से खेल रहा है, आप जानकर खुद को अपडेट करें, जिससे आपको अपने परीक्षाओं में जल्दी सफलता हासिल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को कहीं से स्किप मत करिएगा कोई भी पार्ट, क्योंकि बीच में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो आप मिस कर देते हो। तो चलिए अब देखते हैं उन नए तरीकों को। दोस्तों, पहले एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता था प्रेमचंद्र के उपन्यास कौन से हैं? आपको चार ऑप्शन दे देता था। उनमें से एक प्रेमचंद्र का होता था, बाकी तीन अलग अलग लोगों के होते थे। तो आपको एक चूज करना पड़ता था। लेकिन अब कैसे एग्जामिनर पूछ रहा है? दोस्तों, एग्जामिनर अब क्या कर रहा है, जैसे आपने कोई परीक्षा दिया, दोस्तों आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, अधिकतर सभी एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपको 100 क्वेश्चन दिया गया 100 नंबर का, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो क्वेश्चन सिर्फ 100 होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, लेकिन आपको जो नंबर मिलता है वो आपको 100 ही मिलता है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, क्योंकि अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है। जानते हैं वो कैसे? दोस्तों, इसमें कई सारे तरीके बताए गए हैं जो एग्जामिनर कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बार बार कि आप स्किप मत करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे पूछा है प्रश्न, प्रकाशन के आधार पर प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? मतलब कि जो ये सभी रचनाएं प्रेमचंद्र की हैं। दोस्तों, ये सभी रचनाएं और सभी उपन्यास हैं प्रेमचंद्र के। इसमें से उपन्यास का क्रम क्या है, मतलब पहले कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा है, ये पूछा है। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास में पहले सेवा सदन का प्रकाशन हुआ, फिर उसके बाद प्रेमाश्रय का हुआ, फिर गबन का हुआ, फिर गोदान का हुआ। तो आपका जो पहला आंसर है ये सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास। दोस्तों, यही प्रश्न इस समय पूछा जा रहा है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा, ये तो बहुत पुराना हो गया है। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है। एग्जामिनर देखिए किस तरीके से आपके दिमाग से खेल रहा है। ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र की है, लेकिन पहले किसका प्रकाशन हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ, फिर किसका हुआ, ये पूछ रहा है। तो सेवा सदन का हुआ, फिर प्रेमाश्रय का हुआ, फिर गबन का हुआ, फिर गोदान का हुआ। अब अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम क्या है? दोस्तों, इसमें जो आचार्यों के नाम दिए हैं उनका कालक्रम पूछा है कि पहले कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था, फिर कौन आया था, फिर कौन आया था। दोस्तों, पहले सुकरात के बाद आए प्लेटो के बाद अरस्तु के बाद होरेश। कौन थे? होरेश। दोस्तों, कालक्रम सही क्या है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरेस। ये आपका सही आंसर है। अब कालक्रम के अनुसार निराला जी की रचनाओं को पूछा है। निराला जी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को पूछा है। दोस्तों, ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचनाएं हैं। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं कौन सी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं ऑप्शन दे देता था, उसमें से चूज करना पड़ता था। तो अब पूछा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाओं का काल क्रम क्या है, यानी कि पहले उनकी कौन सी रचना प्रकाशन में आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर कौन सी आई। तो दोस्तों, पहले परिमल का प्रकाशन हुआ, फिर उसके बाद गीतिका आई, फिर कुकुरमुत्ता, फिर गीत कुंज। दोस्तों, गीत गुंज। दोस्तों, ये सभी रचनाएं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सिंगल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, आपको इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, और एक और नया तरीका है दोस्तों, आपको वो भी जानना जरूरी है। क्वेश्चन आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी निराला की रचना नहीं है। दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, आप इसे भी ध्यान दीजिएगा।
कौन सी निराला की रचना नहीं है। 3 रचनाएं निराला की दे देगा, एक अलग दे देगा और पूछेगा इनमें से निराला की रचना कौन सी नहीं है। तो आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया नहीं है तो उसके लिए कौन सी है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको रचनाओं को याद करना पड़ेगा। रचनाओं को याद करने की एक सिंपल सी एक बेहतरीन ट्रिक हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर पहले से है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। आपको हिंदी वाले प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, आप चैनल पेज से भी डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद दिया है रामचरितमानस के इन कांडों का सही क्रम क्या है। पहले कौन सा कांड हुआ था, नहीं होता है, पहले बाल कांड हुआ था, फिर उसके बाद वो बन जाने का, ऐसे ऐसे जो काल क्रम हुए थे उन्हीं के बारे में पूछा गया। तो पहले दोस्तों अरण्यक कांड हुआ था, फिर उसके बाद किष्किंधा कांड हुआ था, सुंदर कांड हुआ था, तब जाके लंका कांड। लंका कांड हमेशा लास्ट में आएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लंका का जो था कालक्रम वो लास्ट में ही था। कालक्रम के अनुसार इन कहानियों का सही वर्ग क्या है। दोस्तों कहानी दिया है, इसमें से सही वर्ग है पहले रानी केतकी की कहानी, फिर उसके बाद टोकरी भर मिट्टी, फिर दुलाई बाई उसने कहा था। ये कहानियों का सही क्रम है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कालक्रम अनुसार समीक्षा से संबंधित कृतियों का सही वर्ग क्या है। समीक्षा से संबंधित कृतियां पूछा है, जिसके ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास का भारत कविकुल गुरु। दोस्तों उसी तरह, लेकिन आपको इसमें से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ आपको। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास का भारत कवि कुल गुरु, उसके साथ कालिदास की लालित्य योजना, ये आखिरी में आएगी। ये आपका सही आंसर है। दोस्तों अब हम अगली रचना की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। हिंदीतर प्रदेशों के इन रचनाओं का काल अनुसार क्रम क्या है। दोस्तों सेनापति, पहले सेनापति आए, फिर उसके बाद भूषण आए, फिर पद्माकर आए, फिर रंगे राघव आए। दोस्तों ये कोई रचना नहीं है, ये कवियों के नाम है। दोस्तों अब हम इस वीडियो में जानेंगे एग्जामिनर के अगले तरीकों को। दोस्तों थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों सुमेलित वाला प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए एक प्रश्न में से आपसे किसने प्रश्न को पूछा है, 1 2 3 4, एक क्वेश्चन से आपसे 4 क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर। सत्यनारायण कविरत्न, यहाँ पे कवियों का नाम दिया है और यहाँ पे उनकी रचनाओं का नाम दिया है। पहले कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न, दूसरे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरे हैं रामचरित्र उपाध्याय, चौथे हैं वियोगी हरि। इनकी रचनाओं में गंगा लहरी, वीर सतसई, भ्रमरदूत, देवदूत। दोस्तों ये सभी रचनाएं जो साइड में दी हुई है ये अलग अलग कवियों की रचनाएं हैं, तो हमें मिलान करना है कि किन कवि की रचनाएं कौन सी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बताना है आपको, ये इसमें से आपको चूज करना होता है कि कौन सी रचनाएं आपको सुमेलित करना होता है। मिलान यानी जो पहले हम मिलान करते थे ना बचपन में, वही करना होता है। तो कवि इनकी जो रचना है ये होगी, और इनकी रचना जो है ये है, इनकी रचना ये है, इनकी रचना ये है। दोस्तों यही रचनाएं हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। दोस्तों सही है। दोस्तों सत्यनारायण कविरत्न की रचना कौन सी है, भ्रमर गीत है। जगन्नाथ दास जो रत्नाकर है उनकी रचना गंगा लहरी है। रामचरित्र उपाध्याय की रचना देवदूत है, और वियोगी हरि की रचना वीर सतसई है। तो इसका सही जवाब होगा 3, 1, 4 और 2, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों के नाम सुमेलित कीजिए। अंधेर नगरी, कोर्ट मार्शल, द्रौपदी, ये सभी नाटक के नाम है। चाणक्य, सुरेखा, रामचंद्र, ये सभी क्या है, उसके साथ एक और रचना है दोस्तों, कौमुदी महोत्सव, नारायण दास, ये सभी है। ये सभी, ये देखिए ये जो है नाटक है ये उनके पात्र हैं।
ये पात्र है और ये नाटक है इस साइड। एक सेकेंड, ये देखिए ये जो है ये सभी नाटक का नाम है और ये पात्र का नाम है। तो चलिए हम सुमेलित करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। आप कैसे लगाएंगे? चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, यानी कि पहले का चौथा सही होगा। ये जो अंधेर नगरी है ये किसका है? नारायण दास। इसमें कौन था पात्र? नारायण दास। उसी तरह कोर्ट मार्शल रामचंद्र, कोर्ट मार्शल इसमें रामचंद्र थे। फिर उसके बाद कौन सा है? फिर उसके बाद आपका दिया है ये दूसरा और पहला। दूसरा यानी कि द्रौपदी, चाणक्य, और आपका ये चौथा जो है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए द्रौपदी का होगा सुरेखा, द्रौपदी का सुरेखा होगा और कौमुदी महोत्सव का चाणक्य होगा। ये सही है। दोस्तों ये सभी तरीके थे। आपको मैंने इस वीडियो में 3 तरीकों के बारे में बताया। पहला एक ये था, आपका ये तरीका था सुमेलित करने वाला। दूसरा क्रम के अनुसार कैसे पूछी जाती है, और तीसरा था जो अभी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है नहीं वाला। इसमें से कौन सी रचना नहीं है, कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। लेकिन बहुत लोग क्या सिली मिस्टेक करते हैं कि नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। एग्जामिनर इसी तरीके से आपके माइंड से खेल रहा है, नहीं को नहीं ध्यान देते हैं, वहाँ पे उनको लगता है कि है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि जल्दी जल्दी में जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो जल्दी जल्दी मुझे ये नहीं दिखता है कि वहाँ पे नहीं पूछा है। मैं है समझ के उसको लगा के आती हूँ, वो मेरा कई बार क्वेश्चन गलत हुआ। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप भी बिल्कुल भी ऐसी मिस्टेक कोई मत करिएगा। आप पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसको ध्यान दीजिएगा कि उस पर क्या लिखा है लिखा है या फिर नहीं लिखा है। क्योंकि नहीं लिखा रहता है तो वहाँ पे अंडरलाइन भी किया रहता है, आपको ध्यान से उसको देखना होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।